हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए लास्ट टाइम रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम 12 चैप्टर्स को 12 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पहला लेक्चर आज लेकर आए हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस वीडियो को हम बहुत ही शॉर्ट में रखने वाले हैं, इसलिए हर चीज को आपको इलेबोरेट ना करके बताते हुए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है या फिर एग्जाम के लिए आपको याद करनी होंगी, सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम मैटर से। मैटर मैटर क्या होता है? जितनी भी चीजें हम आसपास देख रहे हैं वो सब मैटर है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन मैटर या फिर व्हाट इज मैटर, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। हिंदी में आप लिखेंगे ब्रह्मांड में हर चीज पदार्थ से बनी हुई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये लिखनी है कि जो मैटर होगा उसका अपना एक वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये अपने आप में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका अपना एक मास भी है। मास मतलब द्रव्यमान, जिन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। तो आपको सिर्फ ये दो चीजें ही उसमें लिख कर आनी है। सिर्फ इतना लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे पूछी जाए, उसके मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो आप देखोगे कि जो मैटर्स हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। तो जब सॉलिड, लिक्विड और गैस देखेंगे तो ये सब पदार्थ किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इन्हीं की विशेषता यहाँ पर ये पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो देखोगे कि हर पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप दिख रहा है, किसी में कम है और किसी में ज्यादा गैप है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम देख भी नहीं पाते। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो टाइनीनेस हो गई, मतलब इसका छोटापन हो गया। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है बेटा, ये हर टाइम पर मूवमेंट करते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसके बाद में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तभी ये अपने पास में रह पाते हैं। अगर ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं हो तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास ही ना आए और ये दूर चले जाएंगे, और जिसके कारण ना तो सॉलिड बनेगा, ना लिक्विड, ना गैस। तो हमें केवल 4 पॉइंट याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट याद है करना है कि मैटर्स हैं जो वो मेड किससे बने होते हैं, वो होते हैं छोटे छोटे कणों से। दूसरा, इनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और चौथा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप उसमें मेनली लिखोगे कि मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में दो चीजें और दे रखी हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा दे रखा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इनको कैसे लिखोगे आप? इसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी कि सॉलिड क्या होता है। अपने आसपास देखो, जितनी भी चीजें सॉलिड दिख रही हैं उनके बारे में लिखने लग जाओ। क्या लिखोगे आप? अपने आसपास अगर डेस्क बेंच देखोगे तो देखोगे कि इनकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, मतलब इनका आकार निश्चित होता है। और ये जितनी जगह घेरे हुए हैं उतनी ही जगह वो हमेशा घेरते हैं। तो इनका वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम भी निश्चित हो गया। इसके बाद में इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। अगर पानी को मुकाबले, गैस के मुकाबले हम देखें तो जो सॉलिड होते हैं बेटा, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और डेंसिटी अगर निकालनी आ जाए, घनत्व किसी का निकालते हैं तो वो निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। अगर किसी चीज का मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर हम सॉलिड में लिखेंगे कि डेफिनेट शेप है, दूसरा लिखेंगे कि वॉल्यूम डेफिनेट है, और तीसरा लिख देंगे कि हाई डेंसिटी होती है। उसी तरह से अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की कोई शेप ही नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा। पानी को ले लो, पानी की बोतल ले लो, उसको गिलास में डाल दो तो वो गिलास की शेप ले लेगा। इस तरह से जो लिक्विड है उसकी कोई शेप नहीं होती फिक्स। दूसरी तरफ वॉल्यूम जो है, 1 लीटर पानी ले लिया आपने बोतल में, उस 1 लीटर पानी को किसी भी कंटेनर में डालो वो रहेगा 1 लीटर ही। तो यहाँ पर वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और तीसरा है, ये फ्लो करता है इजीली। तीसरी तरफ अगर हम गैस देखें तो ना तो इनकी फिक्स शेप होती है, ना ही इनका वॉल्यूम होता है फिक्स। क्यों नहीं होता इसका वॉल्यूम फिक्स? क्योंकि जिस भी कंटेनर में डालेंगे इनको पास पास ले आएंगे, तो वहां पर इसका वॉल्यूम अलग होगा। अगर इनको खुला छोड़ देंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे, तो ये ज्यादा स्पेस घेर लेते हैं, तो वहां पर इनका वॉल्यूम अलग होगा। तो इनका ना तो फिक्स शेप होगी और ना ही फिक्स वॉल्यूम होगा। और ये कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको कंप्रेस किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतने लिखने में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा, अगर 5 नंबर का आ गया तो यहां से आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हो। इस पॉइंट्स को मैं इसके अंदर, मैंने स्लाइड्स के अंदर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश की स्लाइड लगा दी है और यहाँ पर लगा दिया है हिंदी की स्लाइड।
जो भी बच्चा जिस मीडियम में एग्जाम दे रहा है उसको अपनी तरफ से यूज कर ले। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा और इसका लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा मैं, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद में जब हम इसको स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, तो क्या ये कन्वर्ट भी होते हैं? ये तो हम देखते ही हमेशा। हम देखते हैं कि जब हम पानी को गैस पर रखते हैं तो गैस जब हम उसको लगातार जलाए रहते हैं तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, वो उबलने लगता है और भाप बनने लग जाता है। भाप क्या है? वो तो गैस हो गया। उसी तरह से अगर मान लो हमने बोतल में पानी लिया और उस बोतल को हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर 1-2 घंटे के बाद में क्या होता है, वो जम जाता है और जमने के कारण वो क्या बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। इसका मतलब कन्वर्जन तो होता है, तो सॉलिड से लिक्विड भी होता है, लिक्विड से गैस भी होता है, गैस से सीधा सॉलिड भी बनता है और सॉलिड से सीधा गैस भी बनता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि उसे कहते क्या है, कि सॉलिड से सीधा लिक्विड बनता है तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, यानी कि गलन या फिर फ्यूजन। अगर लिक्विड से गैस बन रहा है, मतलब पानी है, पानी को आपने उबाल दिया और वो भाप बन गया, वाटर वेपर बन गया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेपराइजेशन। तो ये सारी चीजें अगर आप एक ट्रायंगल में बात करें, तो यहाँ है सॉलिड, सॉलिड से बना लिक्विड, तो इसे बोला जाएगा फ्यूजन। हिंदी में मैंने इसका लिखा, गलन बोलते हैं इसको। और लिक्विड से जब ये गैस बनेगा तो इसे बोलेंगे वेपराइजेशन। कब हुआ ये? जब हमने इसको हीट दी, सॉलिड को गर्म किया तो वो लिक्विड बना, लिक्विड को गर्म किया तो वो क्या बन गया, गैस बन गया। अब अगर उल्टा करें, अगर हम इस हीट को निकाल दें, मतलब हीट कम कर दी, तो क्या होगा, ये उल्टा अपनी उसी फॉर्म में आ जाए। ये गैस था तो ये गैस से उल्टा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिक्विड। गैस से लिक्विड के बनने को क्या कहते हैं, इस बारे में भी पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, संघनन। यही काम बादलों में भी होता है। जब बारिश होती है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठकर वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के कारण वो फिर वापस से कंडेंसेशन होकर पानी बनकर नीचे गिर जाती है। अब लिक्विड से और ज्यादा टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, तो उसका क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सॉलिड। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड को बनने को, क्योंकि जम रहा है ना, तो इसे हम जमना भी बोल देते हैं या फिर फ्रीजिंग भी बोल देते हैं। जब सॉलिड से सीधा गैस बन जाए, मतलब लिक्विड नहीं बना, सीधा गैस बन गया। जैसे कि अगर नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, वो क्या होती है कि जब कहीं पर हम बेड वगैरह के अंदर रख देते हैं कि वहां पर कीड़े वगैरह ना आए, तो वहां पर क्या होता है बेटा, कि वो जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो अपने आप को थोड़े टाइम के बाद में टेम्परेचर को लेती हैं और टेम्परेचर को गेन करने के बाद में क्या बन जाता है, वो बन जाता है सब्लिमेशन। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर उल्टा कर दिया, मतलब कि गैस से उल्टा सॉलिड कर दिया, अगर गैस की फॉर्म होती है वो अगर डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, लिक्विड बिना बने, तो उस टाइम पर हम इसको क्या कहेंगे, इसको निक्षेपण, इसे बोलते हैं डिपोजिशन। अब हम यहीं पर समझ लेते हैं कि जो हमने पीछे बात की थी दो और स्टेट ऑफ मैटर की, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। तो जो प्लाज्मा है बेटा, वो कब बनता है, जब गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया जाए, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया उस गैस का, तो वो फिर इल्यूमिनेट हो जाती है, जलने लग जाती है, एक अलग अलग कलर देने लग जाती है। तो उस स्टेट को जब हाई टेम्परेचर पे हो वो गैस, तो उस स्टेट को कहते हैं प्लाज्मा। ये ज्यादातर स्टार्स में देखने को मिलती है। ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये इसका उल्टा है, जिसमें इसमें हाई टेम्परेचर था, इसमें वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। तो ऐसी स्टेट जहां पर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो, वहां पर होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन क्योंकि ये हम जनरल अपने आसपास बिल्कुल पास में से इन चीजों को नहीं देखते हैं, इसलिए इनको हम अभी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। केवल हम तीनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप इसको एक ही उसमें बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगी ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड करोगे तो यहाँ लिख दो फ्यूजन, लिक्विड से गैस करोगे तो ये लिख दो वेपराइजेशन, और गैस से सीधा सॉलिड आ रहा है तो ये है डिपोजिशन, सॉलिड से सीधा गैस जा रहा है तो वो है सब्लिमेशन। अब इसमें जब सॉलिड से गैस और जिस गैस से सॉलिड या फिर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जब बन रही है बेटा, तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, वो आता है लेटेंट हीट का।
ये लेटेंट हीट क्या होती है? ये होती है छुपी हुई ऊष्मा, मतलब ऐसी ऊष्मा जो जरूरत होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस 1 किलोग्राम सॉलिड के अंदर लिक्विड बनने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड बनना। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगी? आप लिखोगे कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा है वो होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, दूसरी तरफ अब आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन में क्या होता है? वेपराइजेशन में भाप बनना है, तो भाप बनने के लिए भाप किससे बनेगा? लिक्विड से बनेगा, तो लिक्विड से भाप बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी वो होती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप यहां लिख सकते हो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। बस, तो जैसे आइस मेल्टिंग है, आइस को मेल्ट करना, ठोस से सीधा वो लिक्विड में बनने लग रहा है, तो जब वो सॉलिड से लिक्विड में बनने लग रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में क्या आएगा? ये आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा वाटर बॉइलिंग, वाटर बॉइलिंग के टाइम पर क्या होता है? वाटर बॉयल होता है, भाप बनता है, तो लिक्विड से गैस बन रहा है, लिक्विड से गैस बनने को कहते हैं वेपराइजेशन, और जितनी हीट की जरूरत पड़ी है उस टाइम पर उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट है। अब अगर हम यहाँ पर इवेपोरेशन देखें, वाष्पीकरण, तो पानी का भाप बनकर उड़ जाना वो क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, वाष्प बन जाना वाष्पीकरण। तो इसमें क्या होता है बेटा? जो सरफेस होता है, सरफेस, यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड होते हैं, ये टेम्परेचर ले लेते हैं, हीट ले लेते हैं, और जब ये हीट लेते हैं तो इनके अंदर एनर्जी आती है और ये ज्यादा कंपन करने लग जाते हैं, और उसके साथ में क्या हो जाता है? ये उड़ जाते हैं। कहां से मिली इनको एनर्जी? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिली। और दूसरी एनर्जी कहां से मिली इनको? इस जिस सतह पर थे, जिस सरफेस पर थे, यहां से इन्होंने एनर्जी ली। और किसी भी चीज से जब हम एनर्जी लेते हैं तो वो जहां से एनर्जी ली है वो तो कूल हो जाता है ना, और जिसने एनर्जी ली है वो क्या हो जाता है? वो हॉट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये गर्म होकर उड़ गए और इस जगह को कर दिया इन्होंने क्या? कूल। क्वेश्चन आएगा, इसी कंसेप्ट को लगाकर आप वहां पर आंसर करेंगे। तो इवेपोरेशन क्या हो गया? वाष्पीकरण क्या है? कि पानी का भाप बनना है। लेकिन इस पे जब ये भाप बन रहा है तो हमने तो पढ़ा था कि जो जब उबलेगा उसका एक हीट आएगी, उस टाइम पर वो भाप बनेगा। तो अगर पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम यहीं पर, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो तो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी को जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला नहीं जाएगा तब तक वो भाप बनेगा नहीं। तो वहां पर बेटा क्या होता है कि जितना पानी है उसमें हम बाहर से एनर्जी दे रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं उसको, और वो सारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और एक साथ जल्दी जल्दी वो उड़ने लगता है, भाप बनने लगता है। जबकि इवेपोरेशन क्या होता है? वो सतह पर होता है बस। तो इवेपोरेशन के कारण ही जो पसीना उड़ जाता है, तो यहाँ पर हमें जहां से वो इवेपोरेशन होता है वहां पर हमें ठंडा लगता है, इसलिए पसीना आने के बाद में हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है। इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या जरूरत होती है? अगर ज्यादा लंबा एरिया होगा, तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो वहां पर क्या होगा? इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो चार चीजें आप यहाँ पर लिखोगे। सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होगा, वाष्प बनेगी। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता, मतलब हवा में पानी की मात्रा पहले से है, तो नीचे से पानी कैसे लेगा? वो पहले से पानी की मात्रा, तो जितनी आर्द्रता ज्यादा होगी उतना ही इवेपोरेशन स्लो होगा, कम होगा। ये यहां पर देखेंगे ध्यान से। विंड स्पीड जितनी होगी, मतलब विंड स्पीड क्या है? यहां पर हमने देखा ना कि अगर ये यहां पर ये सतह है और यहां से भाप बन के यहाँ आ गए। अब अगर विंड स्पीड यहाँ से आ रही है, तेज है, तो ये इन कणों को उठा ले जाएगी, तो बाकी के जो नीचे वाले कण होंगे वो ऊपर आ सकते हैं, और जिसके कारण बार बार ये इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर चार चीजें आ गई, आपको चार चीजें लिखनी है: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। अब लास्ट टॉपिक आ गया है, हमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है कई बार कि केल्विन से सेल्सियस में बदलो, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेल्सियस से केल्विन में बदलो। देखो, इसमें आपको सिर्फ एक याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में होते हैं 273.515 केल्विन। तो आपको अगर 1 डिग्री सेल्सियस में बात पूछे कोई, तो आप कर दो 273.15 प्लस 1, तो कितना आएगा? 274.15 केल्विन। लेकिन ये जो 0.15 है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको हटा लेते हैं, और हम क्या करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को मान लेते हैं 273 डिग्री केल्विन। अगर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पूछ ले, तो आपको क्या करना है?
जब 0 डिग्री में 273 है तो 100 डिग्री में क्या होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितने होंगे, 273 में 273 में 100 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। तो अगर पानी का, अगर वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, क्वथनांक पूछ ले, तो आप बताओगे 373 केल्विन, केल्विन के अंदर। और अगर सेल्सियस में पूछ ले तो ये है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको आप कैसे याद रखोगे वो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अगर आप इसका उल्टा करने वाले हो, मतलब केल्विन से आप वापस जाने वाले हो सेल्सियस में, तो मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं 373 का ही। 373 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है, 373 में 273 को घटा दिया जाए। यहां पर हमने जोड़ा था और यहां हम घटा रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा 100 डिग्री। अब कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं, डिग्री सेल्सियस से जब हम केल्विन में जाते हैं, यहां पर याद रखो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस में 274 केल्विन। इसका मतलब 273 में एक ऐड हुआ है, तो मतलब डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में जाते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। इसका ऑपोजिट, अगर हम केल्विन से सेल्सियस में जाते हैं, केल्विन से सेल्सियस में जाते हैं तो यहां पर क्या कर देते हैं बेटा, 273 को घटा देते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, यहां पर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि बच्चे गलत कर ही देते हैं। यहां पर आप गलत नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखो। ABCD याद लिखो, यहां पर ABCDEFGHIJ के, यहां तक कर लो। तो इतना कर लिया आपने। अब क्या करना है हमें, डिग्री सेल्सियस में क्या है C और केल्विन में क्या है K। तो यहां पर यही देखो, ये है C और यहां है K। जब आप C से K की तरफ जाओगे तो आप इसमें ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो और अल्फाबेट, तब जाकर आप K तक पहुंचे हो। लेकिन आप जब K से वापस C तक जाओगे, इस तरफ जाओगे, तो आप घटाते हुए आओगे, पीछे आते जा रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, जब आप C से K में जाना है तो आपको प्लस 273 को करना है, और जब K से C में जाना, मतलब केल्विन दे रखा है और आपको सेल्सियस बनाना है, तो आपको -273 करना है। बस इससे आपका ये आंसर निकल जाएंगे। तो अब समरी देख लेते हैं जल्दी से। हमने पढ़ा कि 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा कि टाइनी होते हैं, स्पेसिस होती है उनके बीच में, और कंटिन्यूअसली लगातार वो मूवमेंट करते रहते हैं, और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगला पढ़ा इंटरकन्वर्जन ऑफ जो स्टेट है वो टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण वो चेंज होता रहता है। इसके बाद में हमने पढ़ा इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग, मतलब कि ठंडक पैदा करता है, क्योंकि वो गर्मी को लेता है और वो अपने साथ में, गर्मी को लेने के बाद में उसके अंदर हाई एनर्जी आ जाती है पार्टिकल्स के अंदर, और वो एस्केप कर जाते हैं उस सरफेस को और वो भाप बन जाते हैं। तो जिस जगह से उसने वो एनर्जी ली थी वो हो जाती है कूल, ठंडी हो जाती है। तो एवेपोरेशन क्या करता है, कूल करता है। और ये फैक्टर्स कौन से इस पर, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। केवल ये जो समरी का पेज है, इस पेज पर भी आप लास्ट वाले दिन अगर इस एक पेज को भी आप कर जाओगे तो भी आप इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ कर लोगे। इसके अलावा केवल आपको करना है डिग्री सेल्सियस से केल्विन, और इसके अलावा आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो मैंने अभी पीछे आपको सिखाया है, सिर्फ ये चीजें कर लो। 1 2 3 4 5वां डिग्री सेल्सियस से केल्विन, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस, और छठा आएगा ये ट्रायंगल इंटरचेंज करने वाला। केवल आपको इतना करना है, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और इसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेंगे असर्शन एंड रीजनिंग का। हम धीरे धीरे करके इन चीजों को बिल्ड करते जाएंगे। जब हम 12 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप असर्शन और रीजनिंग से बिल्कुल नहीं डरेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट फूड स्प्रेड फास्टर देन कोल्ड फूड। इसका मतलब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ हॉट लिख रखा है, यहाँ कोल्ड लिख रखा है। इसका मतलब टेम्परेचर का तो कुछ लेना देना जरूर है, और टेम्परेचर को कह रहा है कि जो हॉट होगा, मतलब जिसका टेम्परेचर हाई होगा, वो जल्दी जा रहा है, तो इसका रीजन होगा इसके पार्टिकल्स के बीच में। और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है बेटा, वो हॉट होने के कारण, गर्म होने के कारण वो ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो पार्टिकल्स तेजी तेजी से मूव करते हैं। और वो कोल्ड जो पार्टिकल्स होंगे उस खाने के, जो कि उसके अंदर हवा के अंदर स्मेल मिल गई होती है, जो गंध मिल गई है, उसके जो पार्टिकल वो हल्की तरह से मूव करेंगे, और हॉट के ज्यादा तेजी से मूव करते हुए आपके पास जल्दी पहुंच जाएंगे। और यही आपको यहाँ पर रीजन लिखना है। इसका इसका कैसे, इस कंसेप्ट क्या लगा कि पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, और पार्टिकल्स के मूवमेंट एनर्जी मिलने के बाद में और तेज हो जाती है। ठीक है।
अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई कैन ए डाइवर इजीली कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। आपको पता है कि लिक्विड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में बहुत ज्यादा टाइट है, लेकिन लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा लूज है, उनके बीच में स्पेस है। तो इसी का यूज करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसमें आसानी से इसमें देखकर इसको लिख सकते हैं कि पानी के कणों के बीच खाली स्थान होते हैं। वाटर पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। अगला है, व्हाई डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब मैंने बताया था कि जब सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जब वो उसके जिस जगह पर वे हैं वहां से जब एनर्जी लेते हैं या फिर आसपास से एनर्जी लेते हैं, तो उनके अंदर ज्यादा एनर्जी बन जाती है और वो हाई एनर्जी होने के कारण वो हवा में एस्केप हो जाते हैं, मतलब भाप बन जाते हैं। वो जब भाप बनते हैं तो वही होता है इवेपोरेशन। लेकिन इसने क्या किया, इवेपोरेशन कब हुआ, जब उन वाटर के पार्टिकल्स ने एनर्जी को गेन किया। एनर्जी कहां से ली, उस सरफेस से ली, और किसी भी सरफेस से जब आप एनर्जी बाहर खींचोगे तो वो सरफेस तो ठंडा हो जाएगा ना। यही चीजें इसमें लिखनी है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वी फील कूल व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर पाम। कैसे एक एसीटोन को, जब एसीटोन किसमें होता है, जो नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है ना, उसके अंदर जब उसको आप अपने हाथ पे रखोगे तो वो थोड़ी देर में उड़ जाता है। लेकिन वो उड़ता है तो उसके बाद में वहां पर ठंडक हो जाती है। तो उड़ा है ना, भाप बनी है ना, लिक्विड से गैस बना है ना, तो वहां पर इवेपोरेशन हुआ, और इवेपोरेशन के कारण जो मैंने पिछला कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट का आंसर इसके अंदर आ जाएगा। ये ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि इसने भी अपने हाथ से जो एनर्जी को गेन किया, और वो उसके बाद में गेन करने के बाद में वो जो एवेपोरेट हो गया, उसके बाद जो हाथ है वो ठंडक महसूस करता है, क्योंकि वहां से एनर्जी जो एसीटोन था उसने लेकर वो इवेपोरेट हो चुका है। यही हमने इसमें लिखना है कि एसीटोन इवेपोरेट्स क्विकली ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बहुत जल्दी बॉइलिंग पॉइंट को आ जाता है उसका और वो इवेपोरेट हो जाता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है पाम से, लीडिंग टू ए कूलिंग सेंसेशन, वहां से हमें ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। मैंने आपको बताया था कि विंड, जब हाई विंड होगी तो उसमें इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, हाई। जितने भी वो जो टेम्परेचर हाई होने के कारण जो यहाँ पर इवेपोरेशन हुआ था, इन पानी के कणों को वो बाहर अपने साथ में ले जाती है, और जिसके कारण इवेपोरेशन तेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ द सब्लिमेशन। सबसे पहले तो आपको सब्लिमेशन का पता होना चाहिए, और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना। एस से सॉलिड और एस से सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना। कब कब बनता है, जब ये कपूर होता है, जो कैम्फर होता है, डिसअपियर हो जाता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, बाहर छोड़ देंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा, तो वहां पर ये क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, जब ये डायरेक्ट गैस बन जाती है, ये लिक्विड नहीं बनता है, अगर इसको खुला छोड़ दोगे तो थोड़ी देर में ये टेम्परेचर गेन करेगा और ये गैस बन जाएगा। नेफ्थलीन की बॉल्स क्या करती हैं, ग्रेजुअली छोटी होती जाती हैं विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, पीछे कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं होता, वो गैस बन चुकी होती हैं। तो धीरे धीरे जो नेफ्थलीन की बॉल है वो भी उड़ जाती हैं। ये वही होती हैं जो हम अपने अलमारी में या फिर बेड वगैरह में, या फिर आपने देखा होगा कि जो गेहूं को बचाना है कीड़ों से तो वहां पर भी इसको डाल देते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप देखोगे तो जो उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि वो गैस बन चुका होता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाई डज बॉइलिंग वाटर कोज लेस सीवियर बर्न्स देन द स्टीम। मतलब कि उबलते हुए पानी से भाप के मुकाबले कम गंभीर जलन क्यों होती है। उबलते हुए पानी में कम जलन होती है और भाप से ज्यादा जलन होती है, क्यों। दोनों का अंतर छुपा हुआ है इसके टेम्परेचर में। साफ साफ बात दिख रही है कि एक तो है वेपर बन चुकी है, भाप बन चुकी है, जो कि कह रहे हैं स्टीम, और दूसरा है लिक्विड, है ना। तो जब लिक्विड है, लिक्विड ने बहुत सारा टेम्परेचर लिया होगा ना लेटेंट हीट को तोड़ने के लिए, क्रॉस करने के लिए उस लेवल को, कि वो भाप बन गया। जब तक वो लिक्विड था वो हीट लेता गया लेता गया लेता गया, उसके बाद उसकी लेटेंट हीट का एक लेवल आया कि जब वहां उसने पूरी इतनी हीट ले ली कि वो भाप बन गया। तो कितनी सारी हीट, उबलते हुआ पानी लिक्विड है और भाप ने कितनी सारी हीट और कंज्यूम की, जिसे लेटेंट हीट कहा जाता है। उसके कारण, क्योंकि वाटर वेपर को के अंदर ज्यादा हीट थी बजाय की बॉइलिंग वाटर के, इसलिए उस स्टीम के कारण ज्यादा हमें जलन महसूस होती है और उबलते हुए पानी में कम। यही हमें लिखना है, स्टीम कंटेन्स एडिशनल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब व्हेन स्टीम comes into contact with the skin, it release that latent heat causing more severe। जब टकराई तो उसने क्या किया, उस लेटेंट हीट को रिलीज कर दिया जो उसने इतनी गेन करके वो भाप बनी थी।
तो जिसके कारण वो ज्यादा मोर सीवियर बर्न देता है किसके मुकाबले, बॉइलिंग वाटर के। यही यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा है। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? आपको पता है कि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो तो हल्के होते हैं, तो पहनने में एक तो आरामदायक होते हैं, दूसरा उनके बीच में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जो धागे होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। इन स्पेस में क्या होता है कि जो हम पसीना आता है तो उसके अंदर वाटर ट्रैप हो जाता है। अब वो वाटर जो ट्रैप होगा, बार बार वाटर आएगा उसके अंदर, और क्योंकि पसीना आता है, पसीना वो सोख लेता है, उसके बाद में इवेपोरेशन होता रहता है, फिर पसीना आता है, फिर पानी इसके अंदर आता है, तो बाहर की गर्मी तो अंदर नहीं जा पाती, लेकिन अंदर का जो पानी है इवेपोरेशन के कारण वो क्या करता रहता है, कूलिंग इफेक्ट देता रहता है। ठीक है, तो कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एटमोस्फियर। एक्सपोज कर देता है, यहां पर पानी आ गया, इसको एक्सपोज कर दिया और वो एवेपोरेट हो गया। और एवेपोरेशन क्या करता है, ठंडक देता है। एवेपोरेशन एब्जॉर्ब्स हीट कूलिंग द बॉडी। ओके, अगला लास्ट क्वेश्चन आ गया है असर्शन एंड रीजनिंग का। इसमें हमने क्या देखना है बेटा, असर्शन और रीजनिंग में इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल क्या देखते हैं कि एक स्टेटमेंट है और दूसरा ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये भी ठीक है, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, तो असर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है। पहले दो ऑप्शन में सिर्फ यही बात है कि असर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है। सी और डी जो अगले ऑप्शन है इनमें यह बात है कि या तो असर्शन गलत है, तो असर्शन गलत है तो डी उत्तर है। अगर रीजनिंग गलत है और असर्शन ठीक है, असर्शन और रीजनिंग मतलब एक स्टेटमेंट ठीक है और एक स्टेटमेंट गलत है, इन दोनों स्टेटमेंट को आपको पता होना चाहिए। अगर पहली स्टेटमेंट का पता लग गया कि 100% गलत है, अगर कह दिया कि पृथ्वी नहीं घूमती है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत होगी। और पहली स्टेटमेंट गलत किस में दे रखा है, असर्शन इज इनकरेक्ट, किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन में। सीधा आंसर लगा दो डी। लेकिन अगर मान लो वो जो स्टेटमेंट गलत है वो रीजनिंग में दे रखी है, रीजनिंग के आगे की जो स्टेटमेंट है वो गलत दे रखी है, तो रीजनिंग गलत कहां है, इस ऑप्शन में, केवल इस ऑप्शन में। सीधा सी का आंसर लगा दो। तो गलत है तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो आपको यहां से पूछा जाता है कि जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट को क्या कर रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है। तो दोनों स्टेटमेंट अगर ठीक हैं तो क्या वो एक्सप्लेन भी कर रही है। यहां देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, वाष्पीकरण से ठंडक होती है, हमें पता है, यस वाष्पीकरण से ठंडक होती है। लेकिन क्या इसका कारण ये है जो इन्होंने रीजनिंग का मतलब इसका रीजन क्या, रीजन ये है, तो यहां पर लगा दो आप क्योंकि, इंग्लिश में आप लगा दो बिकॉज। बिकॉज तो वाष्पीकरण के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करने वाले उच्च ऊर्जा वाले कण तरल की सतह के बाहर निकलते हैं। यही तो बात कह रहे थे कि जो हाई एनर्जी होती है, जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाते हैं, वो भाप बन जाते हैं। यही तो कह रहे थे, इसी कारण तो ठंडक होती है, क्योंकि वो हाई एनर्जी ले लेते हैं, सोख लेते हैं। तो वाष्पीकरण से ठंडक होती है, और वो ठंडक इसीलिए होती है क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित करके और फिर वो हवा में चले जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसीलिए ठंडक होती है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि एसर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, और रीजनिंग एसर्शन को एक्सप्लेन कर रही है। यही तो बात है ना। तो उसके लिए आपको केवल यहां पर एक ही चीज लगानी है, वो लगाना है क्योंकि। दोनों के बीच में क्योंकि लगा दो। अगर क्योंकि लगाने के बाद में ये दूसरी लाइन और पहली लाइन फिट बैठ रही है तो आंसर हो जाएगा ए। अगर ऐसा हो कि क्योंकि लगाने के बाद में दूसरी लाइन अपने आप में ठीक है, अगर मान लो मैंने कह दिया कि पृथ्वी गोल है और दूसरी स्टेटमेंट में बोल दिया कि फ्रिज में रखने के बाद पानी ठंडा होता है, तो पानी ठंडा होता है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन क्या पृथ्वी गोल है क्योंकि पानी ठंडा होता है फ्रिज में रखने से, ये रीजन है, नहीं है। तो वहां पर क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन उसका जो रीजन है वो गलत दे रखा है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से ये असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर होंगे। और हमने इस तरह से अपनी ये वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।